बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रात के इस पैर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म में है कि इस वक्त जो है दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और कैंप अभी जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। साथ साथ कराची में नेशनल डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट भी खेला है, तो कराची खेला जा रहा है और कराची में इस वक्त जो है वो बहुत सारे स्टार्स भी मौजूद हैं जो इस डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं, अपनी फॉर्म और अपनी फिटनेस का मुजाहरा करने के लिए बेताब हैं और चाहते ही हैं कि जो अगला T20 वर्ल्ड कप हो उसमें उनकी शमूलियत का रास्ता मुमकिन हो सके। तो आज के शो में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप पिंडी स्टेडियम में शुरू। तरबियती कैंप में 3 बॉलर समीम गुल, अली शफीक और मोहम्मद अली को शामिल कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में नसीम शाह की कमी महसूस होगी। ऑस्ट्रेलिया के पिचेस और कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं उमर गुल। नसीम शाह बिल्कुल उसको मिस कर रहे हैं, वो हमारे पाकिस्तान टीम का मैन प्लेयर है, लेकिन पहले तो ये क्या होप कि वो जल्दी रिकवरी प्रोसेस है वो काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है डे बाई डे। और पीसीबी हारिस रऊफ को टेस्ट क्रिकेट के बजाय अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करें आकिब जावेद। मैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोच रहा, ताहम अगर मौका मिला तो जरूर खेलूंगा, शोएब मलिक। क्रिकेट से प्यार है, मुल्क छोड़कर जाने का इरादा नहीं, कमबैक के हवाले से सेलेक्टर्स ही बेहतर बता सकते हैं, असद शफीक। नेशनल T20 कप का आगाज कल से कराची में होगा। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान जीतेगा, माइकल वॉन। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में किस्मत की वजह से नहीं जीता, बल्कि इनकी हिकमत अमली शानदार थी, अश्विन। राशिद खान कमर की इंजरी की बायस बिग बैश लीग से बाहर हो गए। ये तो थी जनाब हमारी टॉप स्टोरीज, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जो ग्रास रूट क्रिकेट से सामने आए, जिन्होंने अपने जोरे बाजू पे क्रिकेट खेली। ना कोई सिफारिश थी, ना इनके पीछे कोई सपोर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद एक छोटे से इलाके से निकलकर सामने आए और क्रिकेट खेलने का शौक इतना था क्रिकेट खेलने का शौक कि जब सुबह ये फैसला होना था कि जो पहले ग्राउंड पहुंचेगा वही मैच खेलेगा, तो इतना शौक था कि आधी रात को जाके ये पिच पे सो गए ताकि सुबह लेट ना हो जाए और सुबह इनका टीम में नाम आ जाए। यही नहीं, बड़े खुशकिस्मत रहे उस वक्त कि जब इन जैसा बासलाहियत खिलाड़ी अंडर 19 में इस बात पे फैसला होना था कि टॉस होगा 2 खिलाड़ियों के दरमियान, जो टॉस जीतेगा वो खेलेगा। वहां पे भी ये बहुत ज्यादा लकी साबित हुए और फिर टॉस की बुनियाद पे ना सिर्फ ये खेले, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के जबरदस्त बासलाहियत बॉलर मोहम्मद अब्बास, जो इन दोनों कराची आए हुए हैं सियालकोट रीजन के लिए T20 क्रिकेट खेलने के लिए। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और जी स्पोर्ट्स की मोहब्बत में जी स्पोर्ट्स की खुसूसी दावत पर आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो अब्बास। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास, कैसी तैयारियां जा रही हैं? नेशनल डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेलने के लिए आ रहे हैं, इंग्लैंड में बड़ा ज़बरदस्त सीजन खेल कर आ रहे हैं, तो तैयारियां कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। इंग्लैंड में जैसा कि सीज़न रहा उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि जो पास में 5 साल मैं खेला हूं और इस साल मैं सबसे ज़्यादा आउट करके आया हूं और उसके बाद आके थोड़ा सा रेस्ट मिला और आके क्योंकि मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूं और सियालकोट से मैं वनडे टूर्नामेंट खेला हूं और उसके बाद अभी T20 है, तो इंशाल्लाह होपफुली कि मैं अपनी टीम को ऐसा परफॉर्म करूं कि जिससे मेरी टीम को जीते और फ़ायदा हासिल हो। ठीक है जनाब, अब्बास के कैरियर पे बात करेंगे, लेकिन क्यों ना एक नजर डालें मोहम्मद अब्बास के जबरदस्त कैरियर पे, जहां पे टेस्ट क्रिकेट पे पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर इन्होंने विकेट हासिल की और ब्रैथवेट को आउट किया। मोहम्मद अब्बास का जो फर्स्ट क्लास और टेस्ट कैरियर है वो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट कैरियर इनका किस तरह से रहा। पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी जनाब। 25 टेस्ट मैचेस में 90 विकेटें, 2.42 का इनका इकॉनमी रेट है और 5 विकेटें इनकी इनिंग में जो है वो 4 मरतबा है और 10 विकेटें जो है इनकी मैच में 1 मरतबा। तो बड़ी जबरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस रही है टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद अब्बास की जानिब से। और उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 164 मैचेस में 660 विकेटें, इकॉनमी अगर आप देखें तो 2.61 और 5 विकेटें जो है 43 टाइम्स और 10 विकेटें जो है वो 11 मरतबा इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हासिल किए। तो बड़ा जबरदस्त और शानदार कैरियर है मोहम्मद अब्बास का। और जब हम इकॉनमी दिखा रहे थे तो आपको बताता चलूं कि साथ साथ जो है मोहम्मद अब्बास की जो टेस्ट क्रिकेट में जो
इकॉनमी है, अगर इकॉनमी वाइज बात करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त रही है। आप अपने सामने स्क्रीन पे भी देखेंगे कि मोहम्मद अब्बास जो है पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसमें जो है वो 20.58 के साथ इस एवरेज के साथ जो है वो इस वक्त टॉप पर है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के एवरेज वाइज जो है वो सबसे ज़्यादा कामयाब बॉलर है मोहम्मद अब्बास। इनके बाद फिर फजल अकबर, वसीम अकरम, इमरान खान और वकार यूनुस जैसे बॉलर शामिल हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप देख सकते हैं कि एवरेज वाइज मोहम्मद अब्बास टॉप पे। और साथ साथ जो है टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं तो इमरान खान के बाद टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में मोहम्मद अब्बास में 23.02 के एवरेज के साथ जबरदस्त बॉलर हैं। एक बॉलर की बड़ी लंबी लिस्ट है, जब से पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला है उस वक्त से लेकर अब तक जितने भी बॉलर खेले तो मोहम्मद अब्बास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एवरेज वाइज सबसे बेस्ट बॉलर हैं और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 2 पर हैं इमरान खान के बाद। ये आपके सामने स्क्रीन पे भी है, जो हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकीब बड़ी अरकरेजी के साथ ये स्टैट्स तैयार करते हैं। अब्बास, एक तरफ तो खुशी होती होगी खैरी तौर पे, हमें भी बड़ा फख्र होता है कि इतनी ज़बरदस्त आपकी इकॉनमी रही है, तो क्या करते हैं कि इतनी ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही है? काउंटी में जाते हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, डोमेस्टिक में जाते हैं वहाँ परफॉर्म करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या जहाँ मोहम्मद अब्बास को होना चाहिए था मोहम्मद अब्बास वहाँ है? हाँ जी, बिल्कुल। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं थोड़ा सा इस टाइम हर्ट हूँ। जहाँ पे मुझे होना चाहिए था आई थिंक मैं वहाँ पे नहीं हूँ, कि मैं और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ। और लेकिन जब मैं ये स्टैट्स अपने देखता हूँ और उस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, इवन कि मैं पूरी दुनिया के जो टॉप के बॉलर्स हैं उनके स्टैट्स देखता हूँ, उनकी एवरेज वाइज और विकेट्स देखता हूँ, तो उसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन ये मेरे हाथ में चीज़ें नहीं हैं। मुझे जो भी क्रिकेट मिलती है, चाहे काउंटी है चाहे डोमेस्टिक है, तो उसमें मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यही मेरा माइंड है। बाकी जो सिलेक्शन कमेटी और जो मैनेजमेंट के पास चीज़ें हैं वो मेरे हाथ में नहीं है, और उनके बारे में ज़ाहिर सी बात है कि एज ए इंसान आपके माइंड में आती हैं चीज़ें। तो कुछ दिन होता हूँ हर्ट, और उसके बाद फिर मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि जो भी मेरे सामने आने वाला टूर्नामेंट है मैं उसको देख के तो उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बस शुरू से आपकी जो ज़िंदगी है बड़े आपने चैलेंज लिए लाइफ के अंदर, और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा कि सुबह ये फैसला होना था कि कौन सा प्लेयर खेलेगा, तो रात को जाके पिच पे सो गए। फिर अंडर 19 में टॉस पे फैसला हुआ और टॉस माशाल्लाह जीत गया। उसके बाद फिर इनकी कामयाबियों का सफ़र शुरू हुआ। तो ये जो चैलेंजेस रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? क्योंकि अभी कमोबेश, आप तो नहीं कह रहे लेकिन हम सब जानते हैं जो क्रिकेट से जुड़े, कमोबेश आप दोबारा उसी किस्म के डीप वाटर में दोबारा आ गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लाइफ ज़िंदगी का नाम ही चैलेंजेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 ईयर से अपनी फैमिली को टेक केयर कर रहा हूँ, और वो हुई चीज़ मुझे क्रिकेट में भी मदद देती है कि आपको लाइफ में डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस आते हैं। तो वही क्रिकेट में भी है कि जैसे मेरा आपने बोला कि जैसे मैं पिच पे सो गया, जेठी के मेरा गांव है तहसील समड़ियाल से, और उसके बाद जब टॉस हुआ, फिर मुझे वो कप्तान ने बताया कि टॉस हुआ आप सुबह खेलोगे, तो उन चैलेंजेस को मैं लेता हूँ, और इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मैं फोकस रहता है मेरा परफॉर्मेंस की तरफ, और अल्लाह ताला मुझे उसमें इज़्ज़त भी देते हैं। ऑलराइट, अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देते हैं। और मोहम्मद अब्बास भले ही पाकिस्तान की टीम में ना हो, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो सब मोहम्मद अब्बास के लिए बात करते हैं, मोहम्मद अब्बास को पाकिस्तान की टीम में देखना चाहते हैं, मोहम्मद अब्बास के लिए सवालात उठाते हैं। और इसी किस्म का सवाल जब दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो रहा था, तो चीफ सेलेक्टर जब वहाब रियाज से मोहम्मद अब्बास के बारे में कहा गया तो उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्बास के बारे में जो आपने बात की है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कि वो नहीं है। अभी अब्बास जो है वो फर्स्ट क्लास सीजन उस तरीके से यहाँ पे नहीं खेले। जो बात हम ऑस्ट्रेलिया जाने की करें, जिन कंडीशंस में अब्बास 4-डे क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें सीम मूवमेंट बहुत है, और ऑब्वियसली वी नो ही इज़ अ सीम बॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया में भी समबडी जो बॉल थोड़ा सा मार के करे, जिसका रिवर्स भी अच्छा हो, ताकि वो कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। हसन ये हमारे पिछली जो सीरीज गुजरी है, 1-2 टेस्ट सीरीज, उनका भी स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। सो दैट इज द रीजन कि व्हाई अब तो यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे रिवर्स भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस भी मिलता है, तो हसन अली इज अ बेटर ऑप्शन देन मोहम्मद अब्बास। ठीक है जनाब, आपने सुने वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर है, एक फास्ट बॉलर जो है, एक फास्ट बॉलर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि चूँकि वहाँ पे रिवर्स ज़्यादा होता है, वहाँ पे स्विंग ज़्यादा होता है, इसलिए जो है मोहम्मद अब्बास के मुकाबले में हसन अली को तरजीह दिए। इंग्लैंड से ज़्यादा होता है वहाँ पे, कि इंग्लैंड में तो बड़े कामयाब रहे। क्या कंडीशन में फ़र्क है? आप ऑस्ट्रेलिया का टूर कर चुके हैं।
अली भाई कुछ बातें मैं एग्री करता हूँ वहाब भाई से, लेकिन कुछ में मैं उनसे एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं इनके साथ खेला हुआ हूँ वहाब भाई के साथ। और हम वेस्ट इंडीज़ से हमारा स्टार्ट हुआ था जब मैं टीम में आया, और मैंने उधर भी मैंने रिवर्स स्विंग से ही आउट किए 15, और मैं वाहिद फास्ट बॉलर था जिसने पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मैंने सबसे ज़्यादा उधर आउट किए। उसके बाद जब मैंने दुबई में खेला तो कोकाबुरा के साथ हम रिवर्स पे ही उधर भी आउट करते थे, और उधर मेरी टेस्ट क्रिकेट की जो मेरी हिस्ट्री है, जो मेरी बेस्ट फिगर्स हैं वो दुबई में हैं। और उसके बाद जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आ जाते हैं तो मेरी जो बेस्ट फिगर्स हैं वो मेरी कराची में हैं। मैं वाहिद फास्ट बॉलर हूँ जिसने 2 10 फर नेशनल बैंक की ग्राउंड में लगाए हुए हैं, और नेशनल जो हमारा स्टेडियम है उसमें मेरी जो बेस्ट फिगर हैं वो उधर हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना मुझे पता है कि किस जगह पे कैसी बॉलिंग करनी है और किस जगह पे अब कैसे आउट करने हैं। तो डिफरेंट कंडीशंस में खेल के तो मैं यूज़ टू हूँ। और इंग्लैंड की बात, इंग्लैंड में भी इतना आसान नहीं होता, स्पेशली हमारी काउंटी साउथ साइड पे है, उधर भी रिवर्स भी होता है। अर्ली जो मैचेस होते हैं स्टार्ट सीज़न में उसमें थोड़े बहुत सीन मिलती है, लेकिन बार बार आपको स्पेल्स करने पड़ते हैं। आपको अगर आपने 10 12 14 मैचेस खेलने हैं तो आपको उसके लिए फिटनेस पे काम करना पड़ता है। और उधर भी रिवर्स के साथ भी, इवन कि मैं लास्ट मैच जो सरे के अगेंस्ट खेला हूँ तो वो भी रिवर्स से भी मैंने आउट किए हैं उस पर। मोहम्मद अब्बास जो कह रहे हैं यकीनी तौर पर इनके स्टैट्स भी जो है वो इस बात की गवाही देते हैं कि मोहम्मद अब्बास किस अंदाज के बॉलर हैं, और पाकिस्तान को इस वक्त जब दूसरे बॉलर खेलने से मना कर रहे हैं तो एक ऐसा बॉलर जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, पाकिस्तान के लिए जज्बा रखता है, पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का अज़्म रखता है और पाकिस्तान के लिए हम वक्त दस्तयाब है, ऐसे बॉलर को डिस्कार्ड किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और दूसरे बॉलर्स जो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान के लिए उनकी फिर मिन्नतें तरल्ले करता नजर आता है। इसी से फिर लोग डिसहार्ट होते हैं और फिर अमेरिका और दीगर ममालिक का फिर क्रिकेट खेलने का फैसला कर लेते हैं। अब जो वहाब रियाज ने बात की है कि हसन अली को हमने तरजीह दी मोहम्मद अब्बास पर, इसको पे भी बात करेंगे, हम आपको स्टैट्स भी दिखाएंगे क्योंकि जी स्पोर्ट्स हमेशा हक और सच की बात करता है, सदाकत की बात करता है और मेरिट की बात करता है। तो वहाब रियाज ने जो बात की है वो किस हद तक मेरिट पे पूरी उतरती है ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास। इनसे हम बात करें इनके कैरियर के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट ये खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट से भाग नहीं रहे और पाकिस्तान के लिए हम वक्त दस्तयाब हैं। लेकिन इनकी सिलेक्शन के हवाले से जो पहले गुफ्तगू की वहाब रियाज साहब ने वो हमने आपको सुनवाई, लेकिन जब इनकी सिलेक्शन के हवाले से सवालात किए गए तो वहाब रियाज साहब का हसन अली का और इनका जो कंपेरिजन किया है और हसन अली को क्यों तरजीह दी गई है मोहम्मद अब्बास पे, इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए वो भी सुनते हैं। हसन अली की परफॉर्मेंसेस मेरे सामने भी हैं और उनका भी जो काउंटी सीजन गया है वो भी आप सबके सामने है कि उनकी वहां पे बहुत ज्यादा 4-डे क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस रही हैं। जी नाज़रीन, आपने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब की गुफ्तगू सुनी, अगर बहुत ये गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने 2 दफ़ा से ज़्यादा ये बात कही है कि हसन अली को हमने इसलिए तरजीह दी है क्योंकि हसन अली की परफॉर्मेंस है काउंटी में मोहम्मद अब्बास के मुकाबले में बहुत बेहतर थी। ये शो करने का मकसद ये नहीं है कि हम मोहम्मद अब्बास के लिए कोई मार्केटिंग कर रहे हैं या लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि GTV हमेशा हक और सच का साथ देता है और फैक्ट्स पर बात करता है। हम जितनी भी बातें वहाब रियाज साहब की ही सारी कहीं भी बातें हम चला रहे हैं, किसी और की कहीं भी बातें नहीं चलाए और उनको अपने फैक्ट से हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं किस हद तक इन बातों में सदाकत है। दिखाइए जनाब, अगर काउंटी में हसन अली की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको सिलेक्ट किया गया है तो फिर हसन अली और अगर मोहम्मद अब्बास का ही कंपैरिजन कर लेते हैं कि पहले जरा मैं हसन अली की बात करता हूं कि हसन अली ने 6 मैचेस खेले, 6 मैचेस में उन्होंने 24 विकेटें हासिल की 144.3 ओवर में, जबकि उनकी जो बेस्ट बॉलिंग रही वो रही 48 रन के एवज 4 विकेटें, 518 रन के एवज ये विकेटें उन्होंने हासिल की और इकॉनमी उनका रहा 3.58। दूसरी तरफ मोहम्मद अब्बास के जिनके ऊपर तरजीह दी गई हसन अली को 14 मैचेस में 53 विकेट्स, ओवर एंड के जना 40.7 407.4, बेस्ट बॉलिंग इनका फिगर रहा 49 रन जो 6 विकेटें, इसके अलावा 1063 रन इन्होंने दिए और 2.60 जो है इनका इकॉनमी रहा। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जिस तरह मैं बार बार बात करता हूं कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफ़ा नकी वो स्टैट्स में बड़े गुरु हैं और काफ़ी स्टैट्स निकालते हैं, तो 108 ओवर मेडिन भी किए हैं काउंटी में जो मोहम्मद
अब्बास ने और हसन अली ने सिर्फ 22 ओवर बैटिंग की हैं। तो ये कंपैरिजन है कि जहां पे दूर दूर तक अगर विकेटों के लिहाज से देखें तो मुकाबला नहीं है, इकॉनमी के लिहाज से देखें तो मुकाबला नहीं है, एवरेज के लिहाज से देखें तो मुकाबला नहीं है, मेडन ओवर के लिहाज से देखें तो मुकाबला नहीं है। अब्बास, जब ये बातें आप तक पहुंचती हैं, मैं इसलिए ज्यादा आपसे तफसील में इसलिए आपसे नहीं डालूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आप क्रिकेट खेल रहे हैं और वहाब रियाज साहब चीफ सेलेक्टर हैं, लेकिन एज ए क्रिकेट फैन मैं डोमेस्टिक का आदमी हूं, डोमेस्टिक का मैं स्टूडेंट हूं, लेकिन ये चीजें जब मैं देखता हूं तो मेरे जहन में एक सवाल ये आता है कि ये सब चीजें करने के बावजूद मोहम्मद अब्बास कैसे अपने आप को तैयार करता है कि दोबारा जाए, ग्राउंड में भागे, दौड़े, विकेट हासिल करे। जैसे हाँ अली भी मैंने पहले भी बात की है कि ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हाथ में क्या है कि मैदान है और वो जब भी लगेगा मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। आप डीमोटिवेट होते हैं कि क्या वजह समझते हैं कि मोहम्मद अब्बास जिस तरह भी मैंने दिखाया, मुझे नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया को आज नज़र आ गया होगा जो हमने अपने स्क्रीन पर दिखाया, क्रिकेट बोर्ड में किसी को नज़र नहीं आता, या आपको लगता है कि सही उनको ब्रीफिंग नहीं की जाती, हालांकि वाब रियाज तो आपके साथ खेले, हफीज़ तो आपके साथ खेले हुए। ये जो स्टैट्स हैं ये तो किसी से ढके छुपे नहीं है अली भी, और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिली को इतना क्रिकेट के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इवन के मेरी वाइफ को भी। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनको जब पता चलता है कहीं दाएं बाएं से, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है सैड होते हैं। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मुझे उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो मैं भी अपनी, जो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं लोग, जो मेरी काउंटी क्रिकेट दे रही है, तो मैं भी उनकी तरफ सोचूं। लेकिन फिर नाम आ जाता है पाकिस्तान का, तो जब पाकिस्तान का नाम आ जाता है तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैं वेट करूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने पाकिस्तान को और ज़्यादा सर्व करना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, जब ये काउंटी की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप भी कंपैरिजन हमने दिखाया, क्या फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे? क्योंकि अब जाहिर सी बात है उस टूर पे सिलेक्ट नहीं हुए, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमें सबको पता है कि बाउंसी ट्रैक होता है ऑस्ट्रेलिया में, उछाल वाली विकेटें होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते तो क्या अपनी बॉलिंग में जो फ़र्क लेकर आते? ये क्या डिफरेंस है पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन पिचेस में? देखिए जिन्होंने डोमेस्टिक की मार खाई होती है वो एडजस्ट कर लेते हैं अली भाई। जैसे मैंने पंजाब में खेले हैं और उसके बाद पंजाब के बाद इधर आके सिंध में खेलते हैं, तो ये डिफरेंट पिचेस होती हैं पंजाब और सिंध में। और जैसे काउंटी क्रिकेट में भी होम एंड अवे मैचेस होते हैं, और किसी टाइम सीम मूवमेंट मिल रही होती है, किसी टाइम रिवर्स हो रहा होता है, जैसे दुबई में खेले। और वो बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन अगर आपको वहाँ से सीम मूवमेंट नए बॉल के साथ मिलती है, पुराने के साथ नहीं मिलती, फिर आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो डिफरेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास में मैंने किया हुआ है और अभी भी करना चाहता हूँ। और आपको पता है कि एज ए क्रिकेटर, एज ए कोई भी बैटर और बैट्समैन, तो ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं, उसी में उसको जो है ना बैक करने की ज़रूरत होती है, और उसी में जो है ना उसको रिस्पेक्ट दी जाए तो वो बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है। अच्छा, बस जो आपकी पेस है वो आपकी आज से पेस नहीं है। फर्स्ट क्लास भी आपने इसी पेस से खेली है, पाकिस्तान आपने इसी पेस से खेला, आपने परफॉर्मेंस इसी पेस से दी, काउंटी आप इसी पेस से खेल रहे हैं। अब ये जो बातें होती हैं कि यार अब्बास की पेस ख़त्म हो रही है, बल्कि आपको याद होगा पहले भी क्रिकेट बोर्ड से ये बात उठी थी कि अब्बास मेहनत नहीं करता और इसकी पेस दिन ब दिन कम हो रही है, लेकिन वही अब्बास काउंटी में जाता है तो वो आउट कर देता है। तो ये पेस का जो शोशा या पेस का जो हवा बनाया हुआ है, ये आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है, और आप इस हवाले से खुद क्या सोचते हैं और क्या काम कर रहे हैं इसको बेहतर करने के लिए? एक तो बात ये अली भाई कि सबसे पहले मैं आपसे भी पूछूंगा, यहाँ आप तक किसी पीसीबी के बंदे ने बात की है तो वो डायरेक्ट मुझे करें कि अब्बास मेहनत नहीं करता। मुझे तो जब मैं काउंटी में जाता हूँ, पढ़ा तो होगा ना आपने? अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं काउंटी में जाता हूँ और इवन के मैं ट्रेनर को खींच रहा होता हूँ, चलो भाई जिम में, अब मुझे जिम की ज़रूरत है, अब मैंने बॉलिंग करनी है, तो वो मुझे कहते हैं आप ट्रू प्रोफेशनल हैं। तो ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी को है तो वही बात आ जाती है कि आप कम्युनिकेट करें बंदे के साथ, प्लेयर के साथ, कि आप क्या चाहते हैं और प्लेयर क्या चाहता है। अगर आप उसको नहीं रखना चाहते, उसको क्लियर बता दें, वो उसका फ्यूचर है, वो अपने बारे में कुछ जो है ना प्लान्स कर सके। फैमिली है, क्रिकेट अपना जो है ना ब्रेड एंड बटर होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो किसी की तरफ से ये नहीं आया कि आप मेहनत नहीं करते, आप लेजी हैं, ये वो। लेकिन आप तक नहीं बातें पहुंचती कि अब्बास इसलिए बाहर है कि जिसका पेस नहीं है, हम तो 150 प्लस बॉलर पे जा रहे हैं। आई थिंक मैंने जब पहले भी बॉलिंग की है, इवन के डोमेस्टिक में लंबे लंबे स्पेल किए हैं, इवन के लास्ट ईयर जब मैं काउंटी खेल के आया हूं और मेरा एबटाबाद के अगेंस्ट, एबटाबाद में मैच था बलूचिस्तान के अगेंस्ट, उसमें हारिस सुहेल, असद शफीक, इमरान बट, हुसैन तले सारे खेल रहे थे, तो हमारा बॉलर एक अनफिट हो गया। और मैं 12 मैचेस लास्ट ईयर खेला हुआ था, खेल के आके मैंने एबटाबाद में मैच खेला, इवन के हमारी कायद ट्रॉफी का तीसरा चौथा मैच था। तो एक दिन पूरा दिन मैंने बॉलिंग की, 18 से 20 ओवर्स किए, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सुबह 10 बजे बॉल पकड़ा और कंटिन्यूसली लंच तक बॉलिंग की।
ٹھیک ہے, اور تگڑی بولنگ کی. حسیب اللہ تھے اس ٹائم بیٹنگ کر رہے, اسد بھائی تھے. تو ایسی تو میں نے نہ پہلے 150 پہ کرتا تھا نہ میں اب کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا میرا سرکل کیا ہے, میں اسی کے اراؤنڈ میں رہ کے تو میں بولنگ کرتا ہوں, اور ابھی بھی جو ہے نا کر رہا ہوں. ہاں فزیکلی طور پہ میں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اور زیادہ فٹ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, محمد عباس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیں گے اور جب واپس آئیں گے تو مزید بات کرتے ہیں محمد عباس کے حوالے سے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج محمد عباس کہ جن سے ہم بات کریں ان کے کیریئر کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ جی پاکستان ورلڈ کپ میں اس لیے ہار گیا کہ نسیم شاہ موجود نہیں تھا. دورہ آسٹریلیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم حارث رؤف کے منتیں ترلے کر رہے ہیں. دوسری طرف حارث رؤف اور ان کے جو چاہنے والے ہیں, جو ان کے خیر خواہ ہیں, وہ مختلف قسم کے ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ جناب حارث رؤف کیوں نہیں ہے. لیکن عباس اور عباس جیسے کئی دوسرے پلیئر جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں, ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے. عمر گل نے بھی آج کچھ اسی قسم کی باتیں کی ہیں. کیا کہا ہے پہلے وہ سنتے ہیں. دیکھیں میرے خیال سے ورلڈ کپ اوبویسلی ہماری اس طرح کی پرفارمنسز نہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہمارے اچھے پلیئر سے ابھی یہ نہیں کہ صرف ورلڈ کپ میں کی وجہ سے وہ خراب ہو گئے, اور وہ وہی پلیئر ہے جو اس سے پہلے بھی پرفارم کر رہے تھے. آئی تھنک ہمیں اپنے سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے پلیئرس پہ ٹرسٹ رہنا چاہیے, اور دے آر لائک چیمپئن پلیئر. اور اوبویسلی آسٹریلیا آپ جا رہے ٹیسٹ سیریز, وہاں پہ کبھی بھی ایزی نہیں ہوتا. آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہوگی, چاہے جو بھی ٹیم جاتی ہے, اسپیشلی سب کانٹیننٹ سے جو ٹیمیں جاتی ہے. تو وہاں پہ آسٹریلیا میں اگر آپ آسٹریلیا کے اگینسٹ کھیلتے تو آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور ہمارا مین فوکس وہی ہے کہ جو کنڈیشن وہاں پہ ہے اسی کے لیے اسی کو دیکھ کے ہم اسی طرح کی پریکٹس آج ہم نے اسٹارٹ کی. نسیم شاہ بالکل اس کو مس کر رہے ہیں, وہ ہمارے پاکستان ٹیم کا مین پلیئر ہے. لیکن پہلے تو یہ کہ آئی ہوپ کہ وہ جلدی ریکوری کر رہے, اور آئی تھنک اس نے اپنا وہ جو پروسیس ہے وہ کافی امپروو کر رہا ہے ڈے بائی ڈے, اور اس کو مس کریں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ باقی جو لڑکے ہیں اچھے ریتم میں. جی جناب, آپ نے پاکستان کے بالنگ کنسلٹنٹ عمر گل کی گفتگو. گل نے کہا کہ جناب وہاں پہ نسیم کو ہم مس کریں گے. کل ہمارے ساتھ شو میں باسط علی موجود تھے, اور ہمارے شو میں باسط علی نے کہا کہ محمد علی کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا, دھانی کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا. اور آج کی خبر یہ ہے کہ جناب محمد علی کو کیمپ میں انوائٹ کر لیا گیا. تو اب 3 بالر جو بلائیں اس میں بھی آپ کا نام نہیں ہے, تو یہ باتیں مزید آپ کو تھوڑا سا اور دکھ دیتی ہیں. ہاں جی, ظاہر سی بات ہے, ایز اے ہیومن بینگ آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن وہی بات آ گئی کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, تو اس وجہ سے میں اتنا زیادہ سوچتا نہیں اس کے بارے میں. جیسا کہ T20 ٹورنامنٹ آ رہا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس میں پرفارم کروں, اپنی ٹیم کو جتاؤں. ٹھیک ہے. اچھا عباس, آپ کے لیے ایک ٹیگ اور بھی ہے کہ جو میں چونکہ خود کرکٹ کور کرتا رہا, مجھے معلوم ہے کہ ٹیگ غلط ہے, لیکن چونکہ آپ بیٹھے ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بات کہ کہا جاتا ہے کہ جی جو وائٹ بال ہے اس میں محمد عباس زیادہ افیکٹو نہیں ہے. یہ بات آپ کے لیے کہی جاتی ہے, اور آپ جب ملتان سلطان کے لیے بھی کھیلے تو آپ کو وہ مواقع نہیں دیے گئے کہ جس کے آپ حقدار تھے. تو یہ وائٹ بال کرکٹ میں آپ اپنا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہاں بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے؟ علی بھی دیکھیں, کوئی بھی کام ہے, میں آپ کی سیٹ پہ آ جاؤں گا تو وہ کام کرتے کرتے جیسے جیسے ایکسپیرینس ہوگا تو میں بھی اچھا کرنا شروع ہو جاؤں گا. تو جیسے کہ ریڈ بال میں زیادہ کھیل رہا ہوں تو اسی وجہ سے وہ اور زیادہ بہتر ہوتی جاتی ہے. تو وائٹ بال کے بھی میرے اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو ون ڈے ٹورنامنٹ جتنے بھی میں کھیلا ہوں ڈومیسٹک کے, اس میں میری انڈر 5 اکانومی ہے, اور 55 میچز میں میرے 75+ آؤٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب T20 میں پہلا سال ملتان سلطان سے نہیں کھیلا, دوسرا سال انہوں نے مجھے لیا اور لاسٹ 3 میچز کھیلا, اور لاسٹ 3 میچز کے جو لاسٹ 2 میچز ہیں اس کا میں ٹرافی ہولڈرز ہوں. میں مین آف دی میچ ہوں لاسٹ میچ کا, اور لاسٹ 2 میچز کا مین آف دی میچ ہوں. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کے بعد سوری میں کی بات کٹ کرو, پھر اس کے بعد آپ کو ملتان سلطان نے ریٹین کیوں نہیں کیا, یا پھر کسی اور ٹیم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ تو آپ سوال ان سے کریں نا کہ انہوں نے کیوں نہیں لیا. میں تو اپنے سٹیٹس بتا سکتا ہوں, اور آپ وہ چیک کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو کسی چیز سے وہ ڈھکے چھپے نہیں رہتے. کیونکہ ایسا تو نہیں کہ آپ کا ایجنٹ وہ ایجنٹ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت سارے پلیئر کے جو کانٹریکٹ ہے. نہیں, میرے ایجنٹ مغیش بھائی ہیں, بڑے اچھا میرے لیے کام کرتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنرز پہ اور جو سلیکٹرز ہیں, یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ابھی ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ انڈین بالر نے بڑی عمدہ بالنگ کی ہے, اور انڈین بالرز کے لیے ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ اتنی وہ پیس ان کی نہیں ہوتی ہے. ان پچز کو دیکھتے ہوئے جب آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ سراج گیند گھما رہا ہے, کہ جب وہاں پہ بمراہ جو ہے وہ سیم اور سوئنگ کر رہا ہے, شامی نے بیٹسمینوں کو ہلایا ہوا ہے, میں صرف انڈین بالرز کی بات کر رہا ہوں, عباس مس کر رہا تھا کہ کاش میں ہوتا تو میں بھی پاکستان کے لیے ایسی پرفارمنس دیتا. دیکھیں جیسے جیسے آپ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ ان کو اپنی ہوم کنڈیشن کا تھوڑا فائدہ تھا, ہوم کنڈیشن کا ایڈوانٹیج ملتا ہے, لیکن اس کے بعد ظاہر سی بات ہے مائنڈ میں آتی ہیں چیزیں کہ میں بڑے ڈیپلی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ایک تو یہ تھے وہ لکی بھی تھے تھوڑا سا کہ ان کو شام میں بھی بولنگ کرنے کا موقع ملا, اور اس کنڈیشن کو انہوں نے بڑا اچھا یوٹیلائز کیا, اور ایز اے یونٹ انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی. اگر ان کے فاسٹ بولر سے کسی سے بھی کوئی اوپر نیچے ہوتی تھی اس کو کور کرتا تھا دوسرا بالر, اور اس کے بعد ان کے اسپنرز بڑا اچھا یونائٹ ہوئے تھے. انہوں نے اپنی جو اپنی ہوم کنڈیشنز تھی ان کو یوٹیلائز بڑا اچھا کیا. اگر ان سے سوئنگ نہیں ہو رہا تو انہوں نے کراس دا سیم بولنگ کی, جیسے ہم لوگ اسپیشلی سیکنڈ اننگ میں ہم دبئی کرتے تھے, یا پاکستان میں جو فلیٹ پچز ہوتی ہیں ہم کراس دا سیم چند اوورز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایز اے یونٹ بڑا اچھا انہوں نے یوٹیلائز کیا اپنی کنڈیشنز کو. ٹھیک ہے. اچھا ان ریسپیکٹ آف کہ آپ انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جب آپ کاؤنٹی میں آؤٹ کرتے ہیں یا جب پاکستان کے بالر آؤٹ کرتے تھے, کبھی کہا جاتا تھا ڈبری لگا دیے بال پہ, کبھی کہا جاتا تھا ویسلین لگا دیے, اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جی بال میں چپ لگا دیے. بیٹسمین کے لیے, چاہے دنیا کا کوئی بھی بیٹسمین ہو, دنیا کا کوئی بھی بالر ہو, بیٹسمین کے لیے کبھی یہ بات نہیں ہوتی کہ بلے بہت اچھے آ گئے ہیں اس لیے وہ چھکے مار رہے ہیں. ایز اے بالر آپ سمجھتے ہیں یہ بالر کے ساتھ زیادتی ہے کہ جب کوئی بالر آؤٹ کرتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی چپ لگا دیے, ویسلین لگا دیے, یا ڈبری چلا دیے؟ یہ تو جو ہے نا کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا ادھر. دیکھیں فیل کیا کرتا ہے, کیونکہ یہ آپ ظاہر سے بالر اور بیٹسمین دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کووڈ کے بعد ہوا کیا ہے, کووڈ کے بعد ہم سلائیوا بھی یوز نہیں کر سکتے, تو ایز اے بالر آپ کے لیے اور باؤنسر بھی نہیں کر سکتے, ریسٹرکشن زیادہ ہو گئی ہیں کہ پہلے لیگ سائڈ پہ وائڈ ہوتا تھا وہ بند کر دیا گیا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ رولز کتنے زیادہ چینج کر دیے گئے, تو مائنڈ میں ظاہر سی باتیں چیزیں آتی ہیں. ایز اے فاسٹ بالر اتنا آسان کام نہیں ہے, باتیں کر لینا بڑا آسان ہے. آپ جب دن کے 20 اوورز کر کے تو شام کو بیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کدھر پڑے ہیں, تو مائنڈ میں آتی ہیں چیزیں جو ہرٹ کرتی ہیں ایسے کمنٹس. ٹھیک ہے. اچھا بس اب جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں شاید یہ قبل از وقت ہوگا اور شاید آپ کو پسند بھی نہیں آئے گا, لیکن یہ سوال بنتا ہے. آپ پاکستان میں اتنا آؤٹ کر رہے ہیں, آپ انگلینڈ میں جا کے آؤٹ کرتے ہیں, پاکستان کے بہت سارے پلیئر اس وقت امریکہ چلے گئے, سمیع اسلم چلے گئے, حماد اعظم چلے گئے, رمیز راجہ جونیئر چلے گئے, میں نام لیتا رہوں گا گنتی ختم نہیں ہوگی. ادھر انڈیا سے انمکھ چاند چلے گئے, نیوزی لینڈ کے پلیئر آ گئے. اگر عباس کو کیا کوئی آفر آئی ہے کہ انگلینڈ سے کھیلو کیونکہ انگلینڈ میں آپ آؤٹ کر رہے ہیں, یا کوئی امریکہ سے کوئی آفر آئی ہے, اور اگر آتی ہے تو پھر محمد عباس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں ابھی یہ ٹف کال ہے کیونکہ کاؤنٹی کرکٹ الحمدللہ میں کھیل رہا ہوں. ابھی نیکسٹ ایئر کا بھی میرا کانٹریکٹ ہے, اور آج ہی انہوں نے اپنا پورا جو فکسچر ہیں نیکسٹ ایئر کے وہ بھی آ گئے ہیں, تو وہ بڑا پلان چلتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے میری بھی فیملی ہے, میں تھوڑا عرصہ اور دیکھوں گا, اگر نہیں تو ظاہر سی بات ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی. ٹھیک ہے. اچھا اب T20 ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, ویسٹ انڈیز میں آپ کا ڈیبیو ہوا, آپ وہ پچز کو سمجھتے بھی ہیں. ایک تو پاکستان کے وہاں پہ کیا چانسز ہیں یہ جاننا چاہوں گا میں آپ سے, اور دوسرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی شعیب ملک خود آپ کے سیالکوٹ کی ٹیم کو انہوں نے جوائن کیا, وہ بہت سیریس ہیں, بہت کین ہے T20 ڈومیسٹک کھیلنے کے لیے, اپنی فٹنس ثابت کرنے کے لیے. محمد عباس بھی اسی طرح سے تیار ہیں؟ دیکھیں میں اسی لیے T20 میں ریسٹ بھی کر سکتا تھا کیونکہ میں نے کافی کرکٹ کھیل کے آیا ہوں, اور جو مجھے تھوڑا سا ریسٹ مل گیا کیونکہ میرا نام سیالکوٹ کی طرف سے گیا ہوا تھا, اور میں ریڈی تھا 4 ڈے کرکٹ کھیلنے کے لیے. میں واحد پاکستان میں ٹیسٹ پلیئر ایز اے گیسٹ پلیئر سیالکوٹ سے کھیلتا کیونکہ میں لاہور میں رجسٹرڈ ہوں اور وہاں سے کلب کرکٹ کھیل رہا ہوں. اور لیکن انفارچونیٹلی میں جب واپس آیا اور سیالکوٹ کی ٹیم نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی نہیں کر سکی, اور اس کے بعد میرے پاس 1 ڈے ٹورنامنٹ تھا, وہ میں کھیلا 3 میچز, پھر ہم کوالیفائی نہیں کر سکے, پھر بچوں کو چانس دیا, اور اس کے بعد ابھی T20 ٹورنامنٹ ہے. تو جو بھی مجھے کرکٹ ملے گی میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کروں گا, اور ابھی جو ہے نا شعیب بھائی کا جتنا ایکسپیرینس ہے میں ان سے بھی فائدہ حاصل کروں گا, اور جب بھی پاکستان کو ضرورت ہو میں اویلیبل ہوں. لیکن چانسز کیا ہیں T20 ورلڈ کپ میں, کیونکہ مائیکل وارن نے کہا پاکستان یہ ورلڈ کپ تو نہیں جیت سکا لیکن T20 ورلڈ کپ میں پاکستان فیوریٹ ہوگا؟ بالکل, جو جتنے بھی میرا خیال ہے کہ جو کم اوورز جتنے بھی پاکستان ٹیم کو ملے گی وہ اتنی ڈینجرس ٹیم ہوگی, تو میری بیسٹ وشیز ہیں, تو ون آف دی فیوریٹ ٹیم ہوگی پاکستان T20 ورلڈ کپ میں. ٹھیک ہے. محمد عباس کے ساتھ یہ گفتگو کیسے رہی؟ یقینی طور پہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. عباس یہ آپ کا کیمرہ ہے, آپ کو بہت سارے لوگوں سے ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے اور بہت سارے کرتے ہیں کہ محمد عباس کی کیا کوئی لابی نہیں ہے, محمد عباس کی کوئی مارکیٹنگ کوئی نہیں کرتا, یا محمد عباس کیوں کر پاکستان کی ٹیم سے باہر ہے. یہ کیمرہ ہے, اگر آپ خود ہی ان سے کوئی میسج دینا چاہیں اپنے فینس کو اور پاکستانی کرکٹ سپورٹرز کو.
اب میرا میسج یہی ہے کہ جیسے آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ویسے ہی دعائیں رکھیں، دعاؤں میں آپ انہیں یاد رکھیں. میرا بلیو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اور میں اسی محنت پہ بلیو کرتا ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرتا ہوں اور پاکستان کے لیے میں سرو کرنا چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں اپنی محنت جاری رکھوں گا. آلرائٹ ہے، محمد عباس کی آپ نے گفتگو سنی اور اگر آپ محمد عباس کی آنکھوں میں دیکھیں تو ایک آپ کو ایک نمی سی نظر آئے گی، کیونکہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ پاکستان کے لیے سرو کرے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں سرو کرے، پاکستان کے لیے خدمت کر سکے اور جتنے اس کی بازوؤں میں طاقت ہے یہ طاقت اس کے بازوؤں کی پاکستان کے کام آ سکے. میں کرکٹ بورڈ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ پھر اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، کیونکہ ان جیسے پاکستانی جو بالکل جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے اٹھ کر سامنے آتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پہ، ان کے پیچھے نہ کوئی فرنچائز ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی اتنی ریجن کی سپورٹ ہے، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ یہ پاکستان کے لیے کھیلنے کو ڈیزرو کرتے ہیں، تو ان کی جو ہے پرفارمنس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے. ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کوشش آپ کو اچھی لگے گی، محمد عباس کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی. عباس آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اب اگلے شو میں ہوگی آپ سے ملاقات. اس وقت تک کے لیے علی سلمان کو پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.